बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, कराची के हवाले से मैं बात करूंगा। मैं आज इंटरव्यू लेने आया हूं फ़हीम अंकल का। ठीक है, आप लोग जानते हैं मेरे चैनल पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए इन्होंने। तो कराची के हालात के हवाले से 20 साल मतलब 2018 से लेके अब तक भी, बल्कि 10 साल का पिछड़ा लगा लें, 2016 से अब तक जो है पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे दौर में तरक्की बहुत हुई है और आपके दौर में यानी कि मुत्तहिदा के दौर था और उन्होंने कभी कोई तरक्की की नहीं, कोई काम नहीं किया, ना सड़कें बनाई, ना यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही था और चोरियाँ डकैतियाँ बहुत होती थी, खून खराबे बहुत होते थे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे वो बताइएगा। भाई हैं सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, ठीक है ना। एमकेएम ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, कराची के लिए मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, ऐसे ही तमाम सियासी पार्टियों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर फौजी हुकूमत आती मुशर्रफ की दुआई दी, उसने एमकेएम से जो काम दिया वो दुनिया देखती है, दुनिया जानती है। सही, आप इसको झुठला नहीं सकते। सही। आपने 15-18 साल में पीपल्स पार्टी ने कोई एक ऐसा पुल बता के दिखाएं जो कराची से, आपने तो आज तक हाईवे नहीं बनाया। वो तो कह रहे हैं हमने शाहराह भुट्टो बना दिया है। शाहराह भुट्टो को आपने इस तरीके से बनाया है, कारपेटिंग कर दी है, ये शाहराह भुट्टो नहीं होता। कराची की जो जगह है वो आप कराची से हैदराबाद जाने के लिए आपने ऐसा रखा हुआ है कि मेन रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर साइकिल वाला जा रहा है बीच रोड के ऊपर। सही। और पंजाब में हाईवे की जो रोडें बनाई हैं आप देखें जाके, आप मुआवजा तो करें ना। हाँ, तरक्की की है पीपल्स पार्टी के तमाम बुजुर्ग ने, तमाम एमएन ने, तमाम सेनेटर ने। हाँ। उन्होंने अपने अपने घरों के अंदर जो है ना माशाल्लाह से इतना पैसा जमा कर लिया कि उनकी 10 पुश्तें जो है ना आराम से खाएंगी। आवाम से इनको क्या लेना है। अच्छा। आवाम को उन्होंने बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है जैसे कि आज से 50 साल पहले इंटीरियर सिंध के अंदर हिंदुओं की आबादी थी। हाँ। हिंदू इनको अपने हिसाब से रखा करते थे। सही। अच्छा ना, तो अब वडेरों ने भी यही सोच समझ के इनको अपने हिसाब से रखते हैं कि अगर ये तरक्की कर गए है, ये हमारे उससे आगे आ गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि जो ये मुत्तहिदा वाले हैं या अल्ताफ़ हुसैन वाले हैं, देखिए इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन जो उसके अल्ताफ़ हुसैन के दौर में भले से मुशर्रफ ने करवाया लेकिन इन्होंने किया, ठीक है। अभी तो ये लोग भी ज़ाहिर डिक्टेटर के ही अंदर हैं, मतलब इन लोगों के बकौल के फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चला रही है मुल्क को, क्योंकि ये लोग निकलेंगे हुकूमत से, इन्होंने आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बातें करनी है। ये सियासत का हुस्न है, हुस्न है, हुस्न, ठीक है। अब वो कहते हैं कि नहीं यार, ये जो आसिम मुनीर था ये हमें काम नहीं करने दे रहा था। इमरान खान भी ये कह रहा था कि बाजवा मुझे, और वो क्या नाम है एक और जो नहीं था, फैज़ हमीद, वो मुझे काम नहीं करने दे रहा था। तो मतलब हर चीज़ का नज़ला फ़ौज के ऊपर गिरा देते हैं, अपना इन्होंने कुछ करना नहीं है। आपने कहा कि इनकी नस्लें बैठ के खाएंगी, तो हमारे इदारों को, हमारी अदालतों को नज़र नहीं आ रहा है कि ये अवाम का पैसा लूट रहे हैं और इस तरीके से खा रहे हैं। और पाकिस्तान में रहते हुए भले से इन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, लेकिन इन्होंने मुर्दाबाद तो कर दिया हम लोगों को। तो इनमें और उस नारे में क्या फ़र्क है जिस पर माफ़ी भी मांग ली गई थी, ज़रा बताइएगा। जनाब देखें, मुँह से निकली हुई जो बात होती है ना एक दफ़ा वाली, वो सच होती है। बाद में आप जितना मर्जी आए झूठ बोलने, नहीं मैंने ऐसे कहा था, मेरी ज़बान फिसल गई, इससे कुछ नहीं होता। जो आपने किया है वो सब सामने आ रहा है, आप सामने तो रखें ना। आप आए, अच्छा आप सब लोग पीठ पीछे एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लेकिन जब साथ बैठते हैं खाना खाते हैं ना, तो एक दूसरे के गले में हाथ डाले खाना खाते हैं। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कहा नहीं जी हम आज के बाद इनसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 घंटे के बाद आप इनसे मिल रहे होते हो। अभी इन्होंने असेंबली में ये भी किया कि वो महाजिर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो हम लोग सुकून में थे, ये वाले फसादात भी हुए जो मेरा ख्याल में नहीं करने चाहिए थे। ना किसी महाजिर को किसी सिंधी के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए या किसी भी के, और ना इन लोगों को करनी चाहिए। अच्छा, अब ये इनको महाजिरों से भी परेशानी है पीपल्स पार्टी वालों को, और इनकी जमात के अंदर ये बकौल इनके बहुत सारे महाजिर भी हैं। उन महाजिरों की गैरत किधर गई, उन्होंने क्यों नहीं उठ के कंडेम किया इसको, आप क्या कहते हैं? नहीं, वो लोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो बहुत थोड़े से माइनॉरिटी में, वो बहुत से बद अगर 1000 की जमात के अंदर हैं सिंध के अंदर, तो उसमें बहुत से बद 50 आदमी हैं।
उन 50 आदमियों की हैसियत ऐसी है कि आपने ज़रा सा निवाला डाला वो लपक पड़ते हैं। वो कहते हैं बस हमको मिल गया ना, हम बहुत खुश हैं। कभी उन लोगों ने आज तक ये नहीं कहा नहीं जी वज़ीर आला जो है ना हमें भी तो बना दो उर्दू स्पीकिंग को। अभी कराची के अंदर वज़ीर आला बनने को सिंध के अंदर बनाना कोई तैयार ही नहीं है। सिंध ही बनेगा जो भी कुछ बनेगा ना। क्यों, क्या पीपल्स पार्टी में उर्दू स्पीकिंग के लोग नहीं हैं? भाई तो उसकी पार्टी में सब लोग हैं, पठान भी हैं, बलोच भी हैं, सब हैं। लेकिन मसला ये कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या ANP हो या PTI हो, ठीक है, हर जमात जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक ज़बान को, लिसान को। अगर MQM है, चाहे वो कोई सी भी हो, तीनों में से कोई सी भी हो, वो अगर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है तो ये लिसानियत आ जाती है, ये इनका कहना है। लेकिन ये लिसानियत पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ अपने अपने सूबे हैं ना, वो अपनी अपनी ज़बान बोलते हैं। आप इस चीज़ को डिराई करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक अल्लाह का नाम लेते हैं, आप एक मुसलमान हैं, आप एक कलमा गो हैं, क्या सिंधी, क्या माजिर, क्या पठान, क्या बलोची, क्या पंजाबी, क्या आपस में लोगों ने शादियाँ नहीं की हुई? बिल्कुल की। जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वो इस चीज़ से भाग जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि जैसे पंजाब में वहाँ उन्होंने जो है ना वडीरा शाही और चौधरी काला काम जो है ना वो ख़त्म हो गया, लेकिन सिंध से नहीं होने दे रहे। सिंध की आवाम जिस दिन उड़ गई, जिस दिन आवाम उड़ गई ना, इनका हिसाब ये होगा कि बिल्कुल ऐसे होगा जैसे इराक़ के अंदर जो है ना हसन नशर हुआ, ईरान में हुआ जब कमी नहीं आया। तो ये ना भुट्टो साहब की कबर बचेगी, ना बेनज़ीर की बचेगी, और जरदारी साहब ऐसे लटके हुए होंगे ऊपर दरख्त के ऊपर जो है ना। आवाम ऐसी, हाँ आवाम इनके साथ ये अभी भी वक्त है, खुदा का खौफ कर लो और छोड़ दो अपनी आवाम को। इनके साथ जो है ना जुल्म जाती नहीं करो। कभी आप किसी गरीब के साथ बैठ के खाना खा रहे, बिलावल साहब, कभी आप किसी गरीब के घर शादी में जाएं, आप किसी की बच्चियों को जो है ना आप वहाँ पे 50 बच्चों की शादी तो कराएं, अल्लाह ने आपको इतना दिया हुआ है। आप अपने घर में शादियाँ करते हैं तो सारे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। कभी किसी गरीब को बुलाया, कभी अपने हारियों को बुलाया कि आ जाओ तुम भी बैठ के खाना खाओ हमारे साथ। इतना जुल्म ना करो। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम और सब के साथ बैठ कर खाना खाते थे, तो ये नहीं है कि आप अमीर आदमी हैं तो आप तख्ते बैठे खाना खा रहे हैं और गरीबों को आपने ज़मीन में बिठाया हुआ है, ऊपर से 2 निवाला फेंक देते हैं, चल भाई ये खा ले भाई। कितना जुल्म नहीं करो। जब अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जब भी बजेगी ना, आप लोग याद रखें ना, आपको जगह नहीं मिलेगी। अभी इस वक्त कराची के हालात सही करने वाले और या तो ये कि पूरे सिंध के, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है पूरे सिंध की, पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जैसे मुझे तकलीफ़ है वैसे सबको तकलीफ़ है। तो मैं अपनी भाइयों की तकलीफ़ महसूस करता हूँ कि भाई मेरे सिंधी भाइयों को, बलोची, पठानों को, पंजाबियों को, सराइकी को भी तकलीफ़ होती है। हर एक के घर में माएँ बहनें बेटियाँ हैं। तो इस वक्त आपकी नज़र में क्या होना चाहिए कि ख़ास तौर पे सिंध बशमूल कराची, ठीक है, ये फसादात ख़त्म हो और ये कौम उठ के खड़ी हो? क्योंकि मैं तो पैगाम दे दे के थक गया हूँ। लोग कहते हैं हाँ वेरी गुड वेरी गुड, उसके बाद टिकटॉक पे जाके देखो, ओए महाजिरों तुम्हें उठा के समंदर में फेंक देंगे। वो कहते हैं ओए सिंधियों तुम्हारे ऊपर जो है वो फिर हिंदू आ जाएंगे। इस किस्म की वीडियोस देख रहा हो तो मेरा दिमाग ख़राब। फिर ऊपर से हमारे मुल्लाओं ने दिमाग ख़राब किया हुआ। मुल्लाओं ने जितना फसाद मेरा ख्याल में इस मरतबा मचाया है, 10 मुहर्रम के जुलूस में हमने भी देखा कि इधर से जुलूस निकल रहा है, उधर से नारेबाजी हो रही है कि भाई आपका क्या ताल्लुक है, आप नहीं मानते ना मानो, लेकिन आप अगले के अकीदे को तो नहीं तंग करो। वो आपको नहीं कर रहे, आप नहीं करो। तो ये फसादात हो रहे हैं, ये जानबूझ के किए जा रहे हैं या फिर जो है ये कि इन लोगों ने तय किया हुआ है कि नहीं हमने ये करना है? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई नहीं चाहता इनमें से जो है ना कि आवाम सुकून से रहे। जिस दिन आवाम सुकून में आ गई ना तो इन्हें अपना हश्र नज़र आ जाता है। ये चाहते यही है। सबसे बड़ी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट को हर चीज़ पता होती है, लेकिन वो भी मजबूर है। वो भी मजबूर है। एस्टेब्लिशमेंट मजबूर है। ये लोग तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, वही लेकर आती है। और नहीं नहीं, जिस टाइम भी अगर ये तमाम सियासत जमान एक हो गए ना तो फिर एस्टेब्लिशमेंट किसके पास जाएगी? एस्टेब्लिशमेंट के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ तोड़ के रखना है। इनमें से 4 आदमी इसमें से तोड़ लिए, 4 आदमी उसमें तोड़ लिए, 4 आदमी उसमें तोड़ लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासतदानों किसी को भी लीडर बना दे, किसी को भी फकीर बना दे। तो यही है। अच्छा, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा है और हमसे आके कहे कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है और आप ये सियासतदानों का छोड़ा हुआ शोशा है
हम हुकूमत या जो भी सियासत है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो प्रूफ भी कर दें तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? प्रूफ कैसे करेंगे? सब ने एक दूसरे के अंदर शादियाँ की हुई हैं, ऐसे ना सब शादी शादी में लोगों ने खानदानों में शादी से सियासत का क्या ताल्लुक है? अभी वजीर आजम है, उसकी शादी अगर उससे किसी से हुई भी है या उसके ख़ानदान में किसी की शादी हुई भी है इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे से, तो इसका मकसद तो नहीं है कि वो इनको वजीर आजम बना देगा, फिर तो मैं भी शादी कर लेता हूँ, वजीर आजम बन जाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लाजमी तौर पर एक घर में 4 भाई हैं, एक पीपल्स पार्टी में, एक MQM के अंदर, एक DSN के अंदर, एक जना ANP के अंदर। अब घर के अंदर वो चारों एक साथ हैं, जब रात को खाने बैठते हैं, हाँ भाई तूने क्या किया सारा दिन, तूने क्या किया, अच्छा ठीक है चलते यार मेरा ये काम कर देना यार, वो यार तू मेरा काम कर देना। इसमें एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है ये बताइए? एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इस तरीके से है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो जैसे इससे पहले मार्शल लगे थे ना, जौलत ने मार्शल लगाया, मारे कोड़े, सब इंसान के बच्चे बन गए थे, मुशर्रफ साहब ने लगाए, दुर्रे इन सबको, सब ये इंसान के बच्चे बन गए। MRD क्यों बनाई थी इन लोगों ने? नहीं तो अंकल एक बात बताएं, हम लोग तो नमक हराम कौम है। एक बात बताऊं क्यों? क्योंकि जब हमारे ये जमहूरियत जो है ना वो हमारी पुंगी बजा देती है, हमें फौज याद आती है, फौज आ जाती है, मार्शल लॉ लग जाता है तो हम कहते हैं हाय हाय हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो फौज जाए तो जाए कहाँ? नहीं, जब भी मार्शल लगाए आवाम ने फौज को खुशामदीद कहा है। आज मुशर्रफ को, जब मुशर्रफ की हुकूमत थी, मैं जाहिर है कि हम लोग परवान चढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो हमने उस वक्त स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ जो भी हमने देखी, प्रोफेशनल लाइफ देखी, हमने उसमें बहुत पैसा भी कमाया, उसके दौर में तरक्की की, ठीक है, यंगस्टर्स ने बहुत उसके एहसानात थे। लेकिन जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी आई, इन्होंने उसको गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐवानों में खड़े हो के ये नून लीग के लोगों ने उसको कंजर और फलानी का बच्चा ये कहा, जबकि उसने पूरे दुनिया को कर्जे देना शुरू कर दिया था, कर्जों से पाट भी कर दिया था मुल्क को। जरदारी साहब आके कहते हैं इसने तो सारा ख़जाना लूट लिया। अब वो ख़जाना कहाँ से लूट लिया? जब वो दुनिया को कर्जे दे रहा था। तो ये बताएं कि जब वो हम एहसान फरामोशी करेंगे, हम में से कोई भी नहीं निकला बाहर कि नहीं परवेज़ मुशर्रफ सही था और ये लोग गलत हैं। हमारे अंदर इतना तप्पड़ ही नहीं था उस वक्त भी, हालांकि मुशर्रफ था, हम चाहते तो उसके सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने उसको सपोर्ट करने के बजाय हम खामोशी से होकर बैठ गए, ओए पीपले आ गए, ठीक है, ये नारे होते थे, पीपले आ गए, जरदारी बड़ा ख़तरनाक आदमी है और ये जो है मरवा देगा। आज तक वही जो है हमारे सरों के ऊपर सवार है कि जरदारी मरवा देगा, या नवाज शरीफ मरवा देगा, या अल्ताफ़ हुसैन कोई भी मरवा देगा। ये लोगों की सोच बन गई है। हम अपनी फ़ौज के साथ क्यों नहीं उठ के खड़े होते, बोलते कि भाई मुशर्रफ जैसी आप इक़्तिदार करें, डिक्टेटरशिप लेकर आएँ, मार्शल लॉ लगाएं, हम आपके साथ हैं। ऐसा क्यों नहीं हम लोग करते हैं? नहीं, सब कुछ करते हैं। जिस टाइम पे मार्शल लगता है और जिस टाइम ये वर्दी उतरती है फौजी, उसके बाद हम लोगों में शैतानियत आ जाती है। जिस टाइम ये वर्दी पहने हुए होते हैं ना, तो सब जूते चाट रहे होते हैं, सब सियासतदान जो ना उनके तलबे जो है ना चाट रहे होते हैं फौजियों के ना। उस वक्त ये कहते हैं यार एक फौजी, एक कैप्टन जो है ना वो आया था और इन्होंने क्या कुछ नहीं किया कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब वर्दी में होते हैं सब काम हो जाता है। वर्दी उतर जाती है, उतरने के बाद सियासतदान आंखें फेर लेता है। सियासत में 7 झूठ माफ हैं। सियासत में 7 झूठ माफ है, याद रखिएगा। फौज में अगर मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, मुझे ज़ियाउल-हक का वो कदम बहुत ख़राब लगा था जो उसने अफ़गानी घुसेड़ दिए थे, ठीक है। उसके अलावा पता नहीं उसे क्या किया, हम लोग बहुत छोटे थे, मतलब साल सवा साल का हूँगा मैं। अल्लाह से उसका वाला सारा ऑपरेशन हमारी आंखों के सामने हुआ, कब्ज़ा हमारी आंखों के सामने हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि जो फ़ौज को बदनाम करने वाले जो जर्नल थे, बेसिकली ये लोग जर्नल बोलते हैं नफ़रत में आके, तो वो लोग तो अलग थे। सही बंदे कितने आए अभी तक? ज़ियाउल-हक को आप लोग कहते सही था, एक ज़ियाउल-हक सही था, एक मुशर्रफ सही था, तीसरा यासिम मुनीर साहब सही हैं। लेकिन लोग आसिम मुनीर को भी गालियाँ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनका पसंद का सियासतदान जेल में बैठा हुआ है, या मुल्क से बाहर है, या अंदर है कहीं पे। तो मेरे लिए जो काम करेगा वो सही है। हम ओवरऑल नहीं देखेंगे मुल्क के लिए इस वक्त आसिम मुनीर का कितना बड़ा एहसान है, लेकिन हम एहसान फरामोशी कर रहे हैं। कल मार्शल लॉ लग जाता है, आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि मुल्क अब मेरे अंडर में है। जब मैं ये बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि अभी भी तो देखो पानी, बिजली, गैस, हर जगह फ़ौज बैठी हुई है, ये इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। कल जब बाकायदा फ़ौज आ जाएगी तो
इस आवाम का क्या हाल होगा? ये बाहर निकलेंगे, ये डर के बैठ जाएंगे? नहीं, ये निकलते हैं। ये लोग फिर पीछे से जो है ना आवाम को उठाते हैं, उनको असला फराहम करते हैं, उनसे कहते हैं लोग बाहर निकलो, फिर ये खजाने के मुंह खोल देते हैं, गरीबों को आगे लेकर के आते हैं, चोर डाकू बदमाशों को आगे लाते हैं। जिया-उल-हक के खिलाफ MRD जो बनी थी उसमें क्या था? जीत था। इंटीरियर सिंध कितनी ज़्यादा हुई, जिया साहब को परेशान कौन करने वाले थे? यही सारे सियासतदान थे। और फिर ये देखें, हम लोग बाहैसियत पाकिस्तान अपनी फ़ौज से बड़ा प्यार करते हैं, तो उसको जो अच्छे काम है उसको मानते हैं, लेकिन ये सियासतदान जब हमें पता है ये ना ज़िया-उल-हक के थे, ना परवेज़ मुशर्रफ के, ना राहिल शरीफ के, ना ही वो जो अशफाक परवेज़ कियानी, ना बाजवा, ना ही आसिम मुनीर के हैं, ये हमें पता है। ठीक है, इन्होंने जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ किया था उसको इंजेक्शन लगाया था जहर का, जो तड़प तड़प के वो मर गया। इसी तरीके से ही कल आसिम मुनीर के साथ भी करेंगे। सबको पता है ये जब करप्शन कर रहे हैं, आवाम का पैसा खा रहे हैं, मुल्क का पैसा खा रहे हैं, फ़ौज इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मजबूरी है। क्या मजबूरी? कानून नहीं है। क्यों इस कानून? मुल्क में कानून नहीं है। जो कानून प्रधान थे ना, जो बनाने वाले थे ना, सबसे ज़्यादा बिकाऊ माल वही है, जिनके हाथ में जो ये कलमा पढ़ते हैं और उसके बाद आवाम के सामने ये कहते हैं कि हम जो है ना इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम और इस्लामी कल्चर और हर चीज़, जिनके ऊपर छोटे से गरीब से लेके अमीर आदमी भरोसा करता है, हाँ। वो हमारी अदलिया है। आज हमारी अदलिया सही होती है ना, तो आज हमें ये मुंह देखना ना पड़ता है। अदलिया कहाँ से सही होगी आपकी? हाँ। आपकी जो है वो अदालत जो जज कोई फैसला दे दे, ऊपर से फ़ोन आ जाता है धमकियों वाले, या वो ब्रीफ केस पहुँच जाता है, सबको पता ही है। ठीक है, हमारी पुलिस भी इसी तरीके से बेचारी सर पीटती। मेरे कई पुलिस वालों से बात हुई, क्या कहा, आज सियासत हट जाए फिर देखना हम कैसा कानून नाफिज करते हैं। वो पुलिस वाले कह रहे थे कि आप हमें अभी जो है आज़ादी मिल जाए, हमें फ़ोन आने बंद हो जाए, सियासत से पाक हो जाए, ये पुलिस वाले की बात है। तो हम फिर देखते हैं यहाँ पर किसका बाप जो है वो चोरी करता है। पुलिस हमारी बहुत अच्छी है लेकिन मजबूर है सियासतदानों की वजह से। हमारी रेंजर्स का तो खैर जवाब ही नहीं है। कल जो हुआ है ज़ाहिर है हम उस पर अफसरदा हैं, जो कल हुआ है मौसमियात पे। अल्लाह उन लोगों को गर्क करे जिन्होंने प्लानिंग की थी, जिन्होंने करवाया है, जिन्होंने किया है। लेकिन ये कि हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स बहुत परफेक्ट है। पुलिस जो है वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ मजबूर है, क्योंकि उनकी तनख्वाहें इतनी सी तनख्वाहें, सारा दिन धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफ़ान, आंधी, हर उसमें ओकेजन में, ईद हो, मिलाद हो या रमज़ान हो या मुहर्रम हो, हर ओकेजन पे बेचारे कई सालों महीनों घर नहीं जाते, ड्यूटी यहीं पर कर रहे होते हैं, इतनी सी तनख्वाह में। तो उन लोगों की मजबूरी है, वो कह रहे हैं हमें अभी इजाज़त मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, फिर हम सारे जराइम का खात्मा करने के लिए तैयार हैं। तो अब आप बताएं, इन दी एंड, चले एंड करते वीडियो को, आप बताइए कोई मैसेज। ये पुलिस की बात की जाती है। पुलिस का निज़ाम ये है कि पुलिस वाला पहले ही पैसे दे के भर्ती होता है, सिपाही से लेके ऊपर, थाने बिकते हैं, सबको पता है। एक SHO जो है ना पहले ही जब ऊपर आएगा तो वो 8-10 लाख रुपए दे करके जब आएगा थाना बदलेगा अपने मनपसंद के, तो वो भी ऊपर पैसे देता है। तो ये निज़ाम तो हमारे को अंग्रेज़ दे के गया था, हमारा अपना निज़ाम कुछ भी नहीं है। हमारे निज़ाम में तो पुलिस का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। पढ़े लिखे पुलिस में जाते नहीं हैं, सब वो लड़के भर्ती होते हैं। आप पुलिस देख रहे हैं ना, पुलिस एक नहीं है, दर्जन भर पुलिस बनाती है। हर वज़ीर आला अपनी मनपसंद पुलिस बनाता है। होता क्या है, तो अब आप पुलिस के 2 महकमे बनाएं, इससे ज़्यादा जब आप महकमे बनाएंगे तो कोई भी काम नहीं कर सकता। देखें, आपने कहा कि ये जो अंग्रेज़ का दिया हुआ निज़ाम है, अंग्रेज़ चला गया, सॉरी छोड़ गया, हाँ। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ ने ही यही निज़ाम यहाँ पर भी दिया, वही निज़ाम इंडिया में भी दिया। दोनों मुल्कों में पुलिस करप्ट है। लेकिन क्या हम लोगों को कोई अगर कोई लकड़ी दे के चला जाएगा तो हम उसको दीमक लगने देंगे, या उससे कुछ उसको किसी काम में लेकर आएंगे कि हाँ भाई इससे कुछ बना लें, हम टेबल चेयर बना ली, हमने कोई सोटी बना ली, मोचड़ा बना लिया, कुछ तो किसी भी जगह तो वो करेंगे ना। अब आप देखें, जो कायद-ए-आज़म ने जो आइन मतलब जब बनाया था, उसके बाद 71 का आइन आया, 73 का आइन आया, जुल्फ़िकार भुट्टो, वो चल रहा है। फिर उसके बाद अब 27वीं 28वीं तरमीम आ गई, मज़ीदें आएंगी, मज़ीदें बोल रहा हूँ। तो जब ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं तो हम अपने इदारों को सेट क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, मुशर्रफ का दौर था, फिर आता हूँ बैक पे, यही पुलिस थी
इनकी किसी से बदतमीजी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, इतने नाइस पुलिस वाले थे। और वही थे जो आज भी हैं और इससे पहले थे। ठीक है, जवान लड़के अब माशाल्लाह जवान लड़के आ रहे हैं, बहुत बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन वही पुलिस वाले मुशर्रफ के दौर ख़त्म होता है और ये दौर शुरू हो जाता है मुसीबत ज़दा डेमोक्रेटिक जमहूरी दौर, इसमें ये बेचारे जो रुल जाते हैं। क्या हमारी पुलिस को अख्तियार नहीं है आईजी को, डीआईजी को, कि अगर आपका सियासतदान जो है, आपका सूबे का वज़ीर अगर करप्शन कर रहा है तो वो देख रहे हैं कि करप्शन कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अपनी मुद्दत में, या अदालत अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज कराए, उसके खिलाफ केस करे और इनको अरेस्ट करे? ये हमारे कानून नहीं हो सकता क्या, या कहीं भी नहीं है? देखिए, आपने कहा कि कायदे-आज़म कानून दे गए थे। कायदे-आज़म के पास कोई कानून नहीं थे, वो कानून दान थे। वो दूसरे मुल्कों के अंदर जब रह रहे थे ना, तो बड़ा ऐसा कानून गए। जब पाकिस्तान बनाया तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि पाकिस्तान का कोई आइन बना सके। उनके पास तो इतना भी मौका नहीं मिला कि वो मुल्क को जो है ना जमहूरियत के तौर पे ला सकें। उन्हें बाद में पता चला जी उनके साथ क्या क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें बाद में पता चली। अच्छा, रह गई पुलिस की बात। जब तक पुलिस को आप जो है ना फ्री हैंड नहीं देंगे, और पुलिस का जो महकमा है ना, आप इसको अंडर में दे दें फौज के, बेहतर यही है आप पुलिस को फौज के अंडर में दे दें। इनकी सारी ट्रेनिंग फौज से हो, जहाँ पे जैसे फौजी सिपाही भर्ती होता है या एक कैप्टन भर्ती होता है, उसकी ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है। हाँ, पढ़ा लिखा हुआ आता है, जाहिल नहीं होता। सही। यहाँ तो पुलिस में तो आप पैसे दे करके जो है ना जाहिल भर्ती हो रहे हैं, तो क्या निज़ाम बदलेगा? कच्चे के कुछ भी नहीं होगा। और आप उनकी इंक्वायरी भी नहीं कराते हैं। दर्जनों तो पुलिस वाले ऐसे हैं जो करप्शन में, चोरी डकैती के अंदर थे, वो पुलिस के अंदर भर्ती हो गए। तो भाई फौज में तो ऐसा नहीं है ना। फौज में तो पूरी इंक्वायरी होती है, पूरी मालूमात होती है, तब वो सिपाही भर्ती करते हैं। कैप्टन तब भर्ती होता है जब वो ट्रेनिंग करता है। अब देखें इसके कितनी बड़ी मिसाल है। ये क्या नाम था इसका, फैज़ हमीद, इसके खिलाफ सबूत आए सामने, इंक्वायरी चल रही थी, पहले इंक्वायरी की है, सबूत सामने लेकर आए, फिर उसको पकड़ के गिरफ्तार किया, अब केस भी चला, उसके बाद उसको सज़ा हो गई। ये फौज का कानून है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा जो है उसको अदालत ने बरी किया है, इधर से पुलिस बाहर दोबारा खड़ी होती है, और इसके ऊपर जो है फलाना भी होता है, इसने मेरा नाड़ा काटा था, वो एफआईआर भी डाल दी उसके ऊपर, ऐसा भी हो रहा है आजकल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये, लेकिन ये क्या है, इसमें पता है पुलिस कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं करती ऐसे काम, वो कर रही होती है जो हमारे जो भी सूबे का सदर वज़ीर होता है, मुल्क का सदर वज़ीर होता है, वो कहता है कि यहाँ ये पूरे इलाके से लोगों को निकाल दो, वो निकाल दो। मैं इंक्लूडिंग ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म कहे या हमारा वो कहे, चीफ मिनिस्टर कहे कि भाई ये पूरा इलाके में एक इंसान नज़र ना आए, तो उस पुलिस के पास इतना फिर वो होती है, मजबूरी की ताकत है, उसकी यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन जब तक इदारे जो है ना हमारा पुलिस का बाख्तियार नहीं होगा, तब तक क्राइम्स ख़त्म नहीं होंगे। मुल्क को लूटा जा रहा है, आवाम परेशान है, हम परेशान हैं सारे। सूबाई असम्बली के अंदर जो है अजीब वो मछली बाज़ार चल रहा होता है, अनपढ़ जाहिल गवार लोग बैठे हुए, ठीक है, चोर डकैत बैठे हुए, आवाम जो है उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। बस आखिरी मैसेज दीजिएगा, इसके बाद बंद करते हैं। मैसेज यही है, अगर आवाम खुद मुत्तहिद हो जाए, खुद समझ जाए, जब तक आवाम खुद नहीं समझेगी उस वक्त कुछ ना। खमीनी जो है ना 27 साल बाहर था, ठीक है ना, उसने ईरान के अंदर खुद नहीं आया, वहाँ की आवाम उसको लेकर के आई। वहाँ की आवाम ने कहा ठीक है। आज लोग कहते हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन बाहर है, अल्ताफ़ हुसैन आ जाएगा, लेकिन आप ये देखिए ना अल्ताफ़ हुसैन कैसे आएगा। इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, लोग कहते हैं इमरान खान। आप जब तक इंसाफ फराहम नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क की हालत ऐसी रहेगी और आवाम की उससे बदतर हालत रहेगी, आवाम किसी उसमें नहीं रहेगी। सही। तो इन दी एंड लुब्बे लुबाब यही है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मुल्क अपना जो है वो तरक्की की राहों पे गामज़न हो, इदारे जो हैं हमारे वो बिल्कुल गैर सियासी हों, ताकि जो है वो मुल्क तरक्की कर सके, आवाम भी खुशहाल रहे। अल्लाह हाफ़िज़।